हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं 50 MCQ क्वेश्चंस नेशनलिज्म इन इंडिया से। इसमें फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, डेट बेस्ड क्वेश्चंस और जो असर्शन रीजनिंग क्वेश्चंस नए पैटर्न में बताए गए हैं वो सारे इंक्लूडेड हैं। पहले मैं इस सीरीज को थोड़ा लेट से शुरू करने वाला था, लेकिन आपने जो रिक्वेस्ट्स किए हैं लास्ट के 2 दिनों में, उसके बेसिस पर मैंने सोचा कि मैं पहली वीडियो आज रिलीज कर दूं। ये वीडियोस हफ्ते में एक बार आएंगी और आपके CBSE एग्जाम्स के पहले इसे पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आप समझ सकें कि एक चैप्टर से किन किन तरह से MCQs बनाए जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, व्हेन डिड महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया? इसका आंसर है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो है जून 1914, जनवरी 1915, अगस्त 1917, जनवरी 1916। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर डेट्स आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। यहाँ इसका आंसर जनवरी 1915 होगा, लेकिन इसके साथ में जो ऑप्शंस दिए गए हैं जनवरी 1916, जून 1914, ये काफ़ी सिमिलर डेट्स के आसपास हैं। आपको इसीलिए इन डेट्स को काफ़ी अच्छी तरह से याद रखना होगा ताकि आप एग्जाम्स में इन्हें सही ढंग से रिकलेक्ट कर सकें। व्हेन डिड महात्मा गांधी गो टू चंपारण? और अगला क्वेश्चन खेड़ा और अहमदाबाद पर भी है। ये अगले पैराग्राफ में ही तीनों डेट्स साथ में दी गई हैं। चंपारण गए थे महात्मा गांधी 1917 में, खेड़ा भी 1917 में और अहमदाबाद 1918 में। फॉर whom डिड महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज द खेड़ा सत्याग्रह? इसका आंसर होगा पेजेंट्स। तो जैसा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो फिर से काफ़ी कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। मिल वर्कर्स के लिए महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में 1918 में ऑर्गेनाइज कराया था सत्याग्रह। यहाँ पेजेंट्स के लिए खेड़ा में 1917 में और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए, जो इंडिगो प्लांटेशन वर्कर्स थे, उनके लिए 1917 में ही उन्होंने चंपारण में ऑर्गेनाइज कराया था। ऐसे प्लेसेस के नाम भी आपको याद रखने होंगे। When did जालियांवाला बाग टेक प्लेस? इसके जो ऑप्शंस हैं वो 13 अप्रैल 1919 होगा। ये बैसाखी का डे था और इस दिन जो लोग प्रोटेस्ट करने के लिए या फिर सेलिब्रेट करने के लिए जालियांवाला बाग में प्रेजेंट थे, उन पर काफ़ी सारी गोलियां चलाई गई थी और काफ़ी सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी। अगला है, हु बिकेम द जनरल ऑफ अमृतसर ड्यूरिंग रॉलेट सत्याग्रह? तो ये जो जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था ये रॉलेट सत्याग्रह के ही टाइम हुआ था और उस समय अमृतसर के जनरल थे जनरल डायर। व्हेन वाज द खिलाफत कमेटी सेटअप? तो इसका आंसर जैसा आप देख सकते हैं फिर से एक डेट है और ये है मार्च 1919। ये पैराग्राफ में काफ़ी छुपी हुई इंफॉर्मेशन है और आपको इन्हें क्लोजली देखना पड़ेगा। विच कांग्रेस सेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन कैलकाटा? सितंबर 1920, जून 1973, दिसंबर 1920 या अक्टूबर 1920? इसका आंसर होगा सितंबर 1920। जो दिसंबर 1920 का सेशन था वो नागपुर में ऑर्गेनाइज हुआ था। जून 1973 में कोई कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था और अक्टूबर 1920 में भी कोई कांग्रेस सेशन ऑर्गेनाइज नहीं हुआ था। When did the non-cooperation खिलाफत मूवमेंट began? 1942, 1905, 1921 या 1936? इसका आंसर है 1921। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू हुआ था, 1905 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। तो जैसा आप देख सकते हैं आप एक ही MCQ की मदद से कई सारी चीज़ें रिवाइज कर सकते हैं। इसीलिए ये MCQ पैटर्न आपके रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा है और काफ़ी बढ़िया है। इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा क्योंकि ऐसे ही जो छोटी इंफॉर्मेशन हैं उनके बारे में मैं आपको बताते रहूँगा। अगला है, व्हेन वाज द नॉन कोऑपरेशन प्रोग्राम अडॉप्टेड? इसका आंसर है दिसंबर 1920। जो नागपुर में सेशन हुआ था वहाँ पर इस प्रोग्राम को अडॉप्ट किया गया था। यहाँ पर डेट याद रखिएगा कि सितंबर 1920 जो कैलकाटा सेशन हुआ था वहाँ पर प्रपोजल डाला गया था, लेकिन कई सारे कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज आने के कारण वहाँ पर इसे एक्सेप्ट नहीं किया गया था। इसका एक्सेप्टेंस दिसंबर में ही किया गया और ये नागपुर सेशन में हुआ था। विच पार्टी अमंग द फॉलोइंग क्लेम टू बी नॉन ब्राह्मण एंड कॉन्टेस्टेड द प्रोविंशियल इलेक्शंस इन मद्रास? इसका आंसर है जस्टिस पार्टी, जो कि क्लेम करती थी खुद को नॉन ब्राह्मण्स की पार्टी और उसने बॉयकॉट नहीं किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के दौरान इलेक्शंस को। Which of the following was used by गांधी जी as a symbol of defiance? ये शायद इस पूरे चैप्टर का सबसे आसान MCQ हो सकता है क्योंकि हम लोग जानते हैं गांधी जी ने खादी को इंडोर्स किया था एक नेशनल सिंबल के रूप में।
विच ऑर्गेनाइजेशन वॉज सेटअप इन अवध? इसका आंसर है अवध किसान सभा। ये बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू ने मिलकर सेटअप किया था कई और लीडर्स के साथ। अगेंस्ट whom were the peasants of अवध revolting? यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, तालुकदार्स या पैस्टोरलिस्ट्स? इसका आंसर होगा तालुकदार्स, जो वहां के जमींदार्स थे, जो लोग उनके ऊपर काम करते थे, मतलब जिनकी जमीन पर पेजेंट्स काम करते थे, उन्हें ही तालुकदार्स कहा जाता था। Where were the नाई धोबी बंस ऑर्गेनाइज्ड? यहाँ पर जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों के बारे में आपकी बुक में डिस्कशन हुई है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको न सिर्फ क्या हुआ था बल्कि कहां हुआ था यह भी याद रखना है। नाई धोबी बंद अवध में कराया गया था, जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे थे। अवध में पेजेंट्स ने रिवॉल्ट किया था तालुकदार्स के खिलाफ। अवध में अवध किसान सभा सेटअप की गई थी जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र की लीडरशिप में। Who led the tribal revolt of गुडेम हिल्स? बिरसा मुंडा, सिद्धू एंड कान्हू, अल्लूरी सीताराम राजू या चरण सिंह? इसका आंसर है अल्लूरी सीताराम राजू, क्योंकि बिरसा मुंडा ने छोटा नागपुर प्लेट्यू और सिद्धू एंड कान्हू ने संथाल परगना में रिवॉल्ट्स ऑर्गेनाइज किए थे। When was the Inland Emigration Act implemented? इसका आंसर होगा 1859। ये एक नॉर्मल डेट वाला क्वेश्चन है और ये ट्राइबल्स जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनके सेक्शन में दिया गया है। When did the चौरी चौरा इंसिडेंट हैपन? ये हुआ था 1922 में और ये एक मेजर रीजन था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के विड्रॉल के। यहाँ चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पर जाकर कई सारे पुलिस ऑफिसर्स को मार दिया गया था। When was the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस्ड? इसका आंसर होगा 1919। इस एक्ट में कई सारे प्रोविजंस लाए गए थे, जैसे प्रोविंशियल इलेक्शंस कराने के, और इसके साथ जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, खासकर 1947 वाला जो ऑप्शन है, ये आप कंफ्यूज मत होइएगा इसके साथ। 1947 में नहीं लाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके बाद 1935 में एक लाया गया था, लेकिन उसके बारे में आपको पढ़ना नहीं है। हु फॉर्म द स्वराज पार्टी? इसका आंसर होगा CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था। When did the साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया? इसका आंसर 1928 है। साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था और उस समय की टोरी गवर्नमेंट ने इस कमीशन को सेटअप करके इंडिया भेजा था इंडियन रिवॉल्यूशन के इंडियन जो एक्ट्स थे उन्हें रिफॉर्म करने के लिए और ये देखने के लिए कि इंडिया में ऐसे रिवॉल्यूशंस क्यों हो रहे हैं। Where was the December 1929 सेशन ऑफ कांग्रेस ऑर्गेनाइज्ड? इसका आंसर है लाहौर। इसी सेशन में जो इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए पहली बार आवाज उठी थी, पूर्ण स्वराज की आवाज पहली बार इसी सेशन में उठाई गई थी और यहां जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो नए लीडर्स उभर कर आए थे कांग्रेस में। Which date was accepted as India's Independence Day in the लाहौर कांग्रेस? तो यहां पर आप जल्दबाजी में 15 अगस्त को मत मार दीजिएगा उस डेट का, क्योंकि लाहौर कांग्रेस में 26 जनवरी को पहला इंडिपेंडेंस डे मनाने का फैसला लिया गया था। ये ऑप्शंस काफी कंफ्यूजिंग इसीलिए दिए जाते हैं ताकि आप अगर हड़बड़ी मेन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप यहां पर गलती कर सकते हैं। Where did गांधी जी स्टार्ट द सॉल्ट मार्च? इसका भी आंसर काफी कंफ्यूजिंग है। ये मार्च शुरू हुआ था साबरमती आश्रम में। इसका आंसर हड़बड़ी में डांडी मत मार दीजिएगा, क्योंकि डांडी में ये मार्च खत्म हुआ था। इसे डांडी मार्च कहा जाता है क्योंकि ये सॉल्ट मार्च डांडी में खत्म हुआ था, लेकिन इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम में हुई थी। When did गांधी जी ब्रेक द सॉल्ट लॉ इन डांडी? ये भी एक डेट बेस्ड क्वेश्चन है और इसका आंसर है 6 अप्रैल। When did गांधी जी साइन द गांधी इरविन पैक्ट? इसका आंसर होगा 5 मार्च 1931। ये जो छोटे छोटे डेट्स आते जा रहे हैं चैप्टर्स के बीच में, आप इन्हें कहीं पर अलग से लिख कर रख लें ताकि आप इनका टाइम टू टाइम रिवीजन कर सकें। MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में ये सबसे इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके लिए। When was FICCI established? इसका आंसर है 1927। FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज है। ये इंडस्ट्रियलिस्ट्स का एक ग्रुप है। इसके बारे में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाले पार्ट में दिया गया है। What title did महात्मा गांधी give to the untouchables? इसका आंसर इसके जो ऑप्शंस हैं वो आप फिर से देख सकते हैं, काफी कंफ्यूजिंग है। भांगी, हरिजन, अछूत या दलित।
गांधी जी ने हरिजन टाइटल दिया था ऐसे लोगों को। हरिजन टाइटल का मतलब होता है द पीपल ऑफ गॉड या द पीपल ऑफ हरि। हु एस्टेब्लिश द डिप्रेस्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशंस? इसका आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। When was the पूना पैक्ट साइन? इसका आंसर 1932 है, जब गांधी जी ने एक फास्ट अंटिल डेथ शुरू कर दिया था, जब ब्रिटिशर्स ने अलग सीट्स दे दी थी शेड्यूल्ड का मतलब बैकवर्ड कास्ट्स के लोगों को। तो गांधी जी ने इस फास्ट के जरिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से मनवाया था कि जो कम से कम इलेक्शंस हो उनमें सभी लोगों को वोट करने का अधिकार मिले, लेकिन कुछ रिजर्व्ड सीट्स दे दिए जाएं बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को। When was the all parties conference convened? ये एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के लिमिटेशंस वाले पार्ट में। इसका आंसर है 1928। Who wrote the वंदे मातरम? इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। आप इसका आंसर हड़बड़ी में रविन्द्रनाथ टैगोर मत मार दीजिएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जन गण मन जो कि हमारा नेशनल एंथम है उसे लिखा था। वंदे मातरम वॉज इंक्लूडेड इन विच नॉवल? इसका आंसर आनंद मठ है। गबन और गोदान प्रेमचंद की नॉवेल्स हैं जो कि स्टोरीज हैं उस समय के बारे में। हु क्रिएटेड द काम इमेज ऑफ भारत माता? तो भारत माता की कई सारी इमेजेस बनाई गई हैं और आज भी कई सारी इमेजेस को इंडोर्स किया जाता है, लेकिन जो काम और कॉम्पोज्ड भारत माता की इमेज थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था। याद रखिएगा ये नाम, अवनींद्रनाथ टैगोर। हु पब्लिश द फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया? इसका आंसर नतेसा शास्त्री है, लेकिन इसमें कंफ्यूजन के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम डाला गया है। ये जो कल्चरल रीअवेकनिंग वाला पार्ट है इस चैप्टर का उसमें दिया गया है। यहाँ रविन्द्रनाथ टैगोर का भी नाम आता है, लेकिन उन्होंने नॉर्थ इंडिया के फोक टेल्स को कलेक्ट किया था, जबकि नतेसा शास्त्री ने साउथ इंडिया के फोक टेल्स को कलेक्ट किया था। अगला है विच कलर्स वर इंक्लूडेड इन द स्वदेशी मूवमेंट फ्लैग? ये जो कलर्स हैं ना तीनों, आपको ये जरूर से याद रखने हैं। इसका आंसर होगा रेड, ग्रीन और येलो। यहाँ पे कंफ्यूजन के लिए सैफरन, व्हाइट और ग्रीन भी दिया गया है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट इंडिया का जो ट्राई कलर था उसमें इंडोर्स किया गया था, जो कि क्वेश्चन नंबर 40 में भी पूछा गया है। अगला है वेयर डिड गांधी जी गिव द डू और डाई स्पीच? तो चैप्टर के एंड में एक ब्लू बॉक्स के अंदर क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में बात की गई है। यहीं पर दिया गया है कि गांधी जी ने बॉम्बे सेशन में, जहां पर क्विट इंडिया मूवमेंट का रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया गया था, वहां पर ये डू और डाई स्पीच दी है। तो आप देख सकते हैं कि कितने डीप जगहों से ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस में। इन क्वेश्चंस के बारे में कई लोगों ने मुझसे डाउट्स पूछे थे, तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं, एक असर्शन और एक उसका रीजन। आपको देख के बताना होता है कि क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और अगर सही है तो क्या रीजन सही दिया हुआ है उस असर्शन के बारे में। यहाँ पर आप इन ऑप्शंस को याद रख लीजिएगा। असर्शन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। Assertion is true, reason is true, but the reason does not explain assertion. Assertion is true, reason is false. Assertion is false, reason is true. Mainly यही चार ऑप्शंस आप जितने भी एग्जाम्स देंगे असर्शन रीजनिंग बेस्ड, उनमें आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहला है अल्लूरी सीताराम राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी जी, ही प्रीच्ड नॉन वायलेंस। तो देखिए ये काफी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो सकता है। अल्लूरी सीताराम राजू, हाँ वो इंस्पायर हुए थे गांधी जी और उनके आइडियल से, लेकिन उन्होंने नॉन वायलेंस को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो कहते थे कि वायलेंस जरूरी है हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिलने के लिए। इसीलिए इसका आंसर होगा कि यस, द असर्शन इज ट्रू कि अल्लूरी सीताराम राजू इंस्पायर्ड थे गांधी जी से, लेकिन द रीजन इज फॉल्स। अगला है सत्याग्रह इज अ पैसिव रेजिस्टेंस, रीजन है इसका इट इज अ वेपन ऑफ द वीक। तो इसका भी आंसर है कि असर्शन इज ट्रू बट द रीजन इज फॉल्स। गांधी जी ने कहा था कि यस, सत्याग्रह इज पैसिव रेजिस्टेंस बट इट इज नॉट द वेपन ऑफ द वीक। ये पावरफुल लोगों का वेपन होता है, मतलब वीक लोग अगर इसे यूज करते हैं तो भी इसे नहीं कहा जा सकता कि ये वीक लोगों का वेपन है। अगला है हार्श ट्रीटीज वर इम्पोज्ड ऑन द खलीफा आफ्टर द वर्ल्ड वॉर वन। Ottoman Turkey was defeated in the World War I. इसका आंसर है yes, the assertion is true and the reason is also true. Assertion true है क्योंकि हाँ, World War I में ऑटोमन टर्की के खलीफा के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे और उन्हें खलीफा के पोस्ट से हटा दिया गया था।
और रीज़न इसीलिए ट्रू है क्योंकि हाँ, वर्ल्ड वॉर 1 में टर्की की हार हुई थी, इसीलिए खलीफा को हटाया गया था। अगला है खादी वॉज चोजन एज अ सिंबल ऑफ डिफायंस, खादी इज एक्सपेंसिव। तो हाँ, खादी को चूज किया गया था विरोध दिखाने के लिए, लेकिन खादी को इसीलिए चूज नहीं किया गया था क्योंकि खादी महंगी थी। खादी को भारत के लोग बनाते थे, इसीलिए उसे चुना गया था, न कि उसकी महंगाई के कारण। इसीलिए इसका आंसर है बोथ द असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। अगला है साइमन कमीशन वॉज वेलकम्ड इन इंडिया वेरी पीसफुली, इट डिड नॉट हैव एनी इंडियन मेंबर। तो साइमन कमीशन को पीसफुली नहीं वेलकम किया गया था इंडिया में। साइमन कमीशन का काफी विरोध किया गया था और साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, इसीलिए असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है कि साइमन कमीशन में एक भी इंडियन मेंबर नहीं था, तो हेंस द असर्शन इज फॉल्स बट द रीजन इज ट्रू। अगला है 26 जनवरी वॉज चोजन एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया, इट इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। तो 26 जनवरी हमारा रिपब्लिक डे है। 26 जनवरी को चूज किया गया था पहले इंडिपेंडेंस डे के लिए। ये दोनों कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे और असर्शन का कारण नहीं था। उस समय इंडिया एक रिपब्लिक नहीं बनी थी, रिपब्लिक बनने में उससे 20 साल और लगे, और इसीलिए द असर्शन एंड द रीजन इज ट्रू बट द रीजन डज नॉट एक्सप्लेन द असर्शन। अगला है गांधी जी रीलॉन्च्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, negotiations broke down in the second round table conference। तो yes, both the assertion and reasoning is true। जब गांधी जी लंदन से लौटकर आए थे, क्योंकि लंदन में नेगोशिएशंस फेल हो गई थी और इसीलिए गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च किया था। अगला है द पुअरर पीजेंट्री डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, द कांग्रेस वाज अनविलिंग टू सपोर्ट देयर नो रेंट कैंपेन। तो yes, both the assertion and the reason is true and the reason explains the assertion। कांग्रेस नहीं चाहती थी वो नो रेंट कैंपेन को सपोर्ट दे, क्योंकि कांग्रेस को डर था कि कहीं वो रिच पीजेंट्स को गुस्सा न दिला दे, इसीलिए कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन सपोर्ट नहीं किया। और क्योंकि कांग्रेस नो रेंट सपोर्ट नहीं कर रही थी, इसीलिए जो छोटे पेजेंट्स थे उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया। अगला है बिजनेसमैन डिड नॉट सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, दे सॉ स्वराज एज अ टाइम व्हेन देयर वुड बी नो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड। तो यहाँ असर्शन गलत है क्योंकि बिजनेसमैन ने सपोर्ट किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब पहली बार लॉन्च हुआ था, और यहाँ पे रीजन ट्रू है क्योंकि वो सोचते थे कि स्वराज एक ऐसा टाइम आएगा जब कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगे ट्रेड पे। तो यस, हियर द असर्शन इज फॉल्स एंड द रीजन इज ट्रू। अगला है द फ्लैग डिजाइन्ड बाय गांधी जी हैड अ स्पिनिंग व्हील एट द सेंटर, इट रिप्रेजेंटेड द गांधीयन आइडल ऑफ सेल्फ हेल्प। यस, बोथ द असर्शन एंड द रीजन इज ट्रू एंड द रीजन एक्सप्लेन्स द असर्शन, क्योंकि गांधी जी ने उस फ्लैग में स्पिनिंग व्हील इसीलिए डलवाया था क्योंकि स्पिनिंग व्हील रिप्रेजेंट करता था गांधीयन आइडियोलॉजी ऑफ सेल्फ हेल्प को। इसी के साथ हम ये 50 क्वेश्चंस खत्म करते हैं। हम जल्द ही एक एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज भी लाएंगे जिसमें आपको जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उन्हें समझने में आसानी होगी, लेकिन ये जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो टर्म 1 के लिए काफ़ी होने चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इसी एमसीक्यू से आना चाहिए। थैंक यू।